हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 72 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 73 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को, और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, मार्क्स की मान्यता थी कि वह जिस युग में जी रहा है वह पूर्व के युग से अलग था, प्रकाश डालें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी सिंपल है। आपने उत्तर लिखा है, विभिन्न कालखंडों में मानव समाज में परिवर्तन देखने को मिला है। जैसे मानव के सोचने समझने की भावना विकसित हुई, वैसे वैसे मानव समाज में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। मार्क्स जिस युग में जी रहा था वह प्रबोधन का युग, अर्थात मानव गणतंत्र, समानता, आदर्शवाद, समाजवाद, मानववाद, तर्क, बुद्धि, विवेक के आधार पर न्याय आदि से प्रेरित था, जो पूर्व के युग से भिन्न बनाता है। मानव सभ्यता सामान्यतः हमेशा से दो वर्गों में बटी रही, एक अमीर वर्ग के लोग, दूसरा गरीब वर्ग के। गरीब वर्ग के लोग हमेशा से अमीर वर्ग के शोषण के शिकार हुए। वे हमेशा से खुद को असहाय महसूस करते आए हैं और उन्हें कभी भी अपनी आज़ादी के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मार्क्स के युग में हमें पूर्व के युग की स्थिति से बिल्कुल भिन्न स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ गरीब मजदूर वर्ग के लोग पहली बार अपनी हक की लड़ाई के लिए उठ खड़े हुए और समाज में वर्चस्व जमाने वाले अमीर पूंजीपति वर्ग के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं और अपने साहस का परिचय देते हुए जीत हासिल करते हैं। यही वह युग है जहां गरीब वर्ग के लोगों को पहली बार स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना से प्रेरित एक आदर्श जिंदगी मिलती है। देखिए, आपने कोशिश तो की है, हालांकि आप वहां पर नज़दीक आने का भी प्रयास किया। जैसे यहाँ से आपने जो शुरू किया है कि कैसे मजदूर लोग इस संघर्ष में एक अग्रणी भूमिका निभाते हैं, लेकिन आपने जिस सीक्वेंस में बताना चाहिए था या जैसे इसको कोड करना चाहिए था, वैसे ही आपने कोड नहीं किया। ठीक है, तो कोड क्यों नहीं किया? क्योंकि बेसिकली बात यह है कि ऐसे टॉपिक पे आपको मटेरियल सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलता, और अगर सामान्य पुस्तकों में मटेरियल होता भी है तो हम वहाँ पर अपनी एक व्यापक समझ नहीं डेवलप कर पाते कि आखिरकार इस सरल से सरल प्रश्न का उत्तर होगा क्या। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमें वो आइडियोलॉजी पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आपको एक सामान्य आइडियोलॉजी देंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर डेप्थ में गए तो हमारे इस वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। और साथ ही आपको पता हो कि हम 1 अप्रैल से जब वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करेंगे, हिस्ट्री ऑप्शनल की, तो वहाँ पे हम सबसे पहले आपको इन्हीं आइडियोलॉजी के बारे में बताएंगे काफ़ी डेप्थ में। क्लियर? और ऑलरेडी हमने प्रीवियस अपने एक पार्ट्स में आंसर राइटिंग में ही मार्क्स से संबंधित एक प्रश्न किया था, जिसमें वैज्ञानिक समाजवाद की हमने बात की थी। क्लियर? तो इतना डेप्थ में हम नहीं जाएंगे यहाँ पर, बस आपको ऊपर ऊपर परिचय दे देंगे, क्योंकि फिर हम कभी इस पर डेप्थ में चर्चा करेंगे ही। क्लियर? तो आप देखिए, इनकोड करिए। प्रश्न है, मार्क्स की मान्यता थी, मतलब मार्क्स की मानता था कि वह जिस युग में जी रहा है। अब आप बताओ उसका युग कौन सा था? तो वो 19वीं सदी में उसका जन्म होता है, अर्थात 1830 के बाद से वो उभर कर आता है। क्लियर? तो यानी कि 19वीं सदी के टाइम पीरियड पे या 19वीं सदी के पूर्वार्ध में वह जी रहा था। वह पूर्व के युग से अलग क्यों था? आखिरकार उसने ऐसी बात क्यों कही? तो इस लाइन का ये मतलब, ठीक है, आपने जहाँ तक लगाया कि प्रबोधन और पुनर्जागरण की बात थी, लेकिन वास्तव में मार्क्स की आइडियोलॉजी को आप मार्क्स के विचारों के आधार पर या मार्क्स के माइंड से ही सोचेंगे तो ये अच्छा उत्तर बन जाएगा। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि पूर्व के युग में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात नहीं हो रही थी। पूर्व का जो युग था वो सामंतवादी व्यवस्था पे आधारित था। पूर्व का युग दास प्रथा पे आधारित था। पूर्व के युग में शोषण और शोषित की पहचान तो थी, लेकिन क्रांति और आंदोलन करने की क्षमता नहीं थी। क्लियर? और जब इस समय के युग की वो जब बात कर रहा है, तो इस समय के युग में बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एक वर्ग पैदा हुआ है जो श्रमिक है, अर्थात मजदूर है। और मजदूर के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, और वो अपनी इस अवस्था में सचेत है, सजग है,
अपने अधिकारों के लिए वो हिंसक कार्रवाइयाँ भी कर सकता है। क्लियर? तो इसीलिए मार्क्स ये कहता है कि हमारे जो पूर्व के जितने भी विचारक थे, जिन्होंने ये कहा था कि समाजवाद आएगा कैसे, वो इसलिए सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनके पास एक बेहतरीन वर्ग नहीं था। वो वर्ग नहीं था जो क्रांति कर सके या जो इन पूंजीपति लोगों से लड़ सके। क्लियर? यहाँ पर ये क्यों लड़ सकता है? क्योंकि ये किसान नहीं है। किसान को डर होता है उसकी ज़मीन जायदाद वो कहीं ना चली जाए, और वो सोचता है जितना है हमारे पास उतने में ही काम चले, इसलिए वो शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। ठीक? दास जो थे शुरू में वो इतने मजबूत थे नहीं जिससे वो अपने आप को उन लोगों से आज़ाद कर पाते, और समाजवाद नहीं आ सकता था। क्लियर? आदिम अवस्था की जब वो बात करता है, अभी हम बताएंगे वास्तव में मार्क्स क्या करता है ना, कि अपनी इन धारणाओं को कई प्रकार की आइडियोलॉजी में डिवाइड करता है। कई प्रकार की आइडियोलॉजी का क्या मतलब? जैसे आप एक पढ़ते हो वैज्ञानिक, उसका द्वंद्ववाद क्या था, कैसे उसने हीगल के द्वंद्ववाद को उल्टा कर दिया। अर्थात वो खुद कहता है कि मैंने हीगल का जो द्वंद्ववाद था, वैज्ञानिक द्वंद्ववाद था, उसको चेंज करके सीधा कर दिया, मतलब वो उल्टा था और मैंने उसे सीधा खड़ा कर दिया। क्लियर? तो ऐसा उसने क्यों कहा? ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि बेसिकली हीगल ने जो द्वंद्वात्मक विचार की बात की उसमें विचार और चेतना निहित थे, जबकि इसने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात की इसमें क्या था, सॉरी वैज्ञानिक जो द्वंद्वात्मक की बात की इसमें इसने भौतिक पदार्थों का समावेश किया, अर्थात भौतिक परिस्थितियों को इम्प्लीमेंट किया। इसने कहा कि जब तक भौतिक स्थितियां लोगों की सही नहीं होंगी तब तक जो उनकी समाज में प्रगति है वो नहीं हो सकती। जबकि हीगल क्या कहता था कि लोगों के विचार और चेतना में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक लोग उन्नत अवस्था में प्राप्त नहीं हो सकते। क्लियर? उसने क्यों कहा था? क्योंकि उसको एक राष्ट्र राज्य का निर्माण करना था। इसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसको समाजवाद की स्थापना करनी थी। और ये हमेशा हर एक चीज़ को इकोनॉमी के एंगल पे ही देखता है। क्लियर? मार्क्स का ये मानना है। तो आप ये देख सकते हो। खैर वो था क्या जिसमें सिंथेसिस यानी पक्ष प्रतिपक्ष और फिर उसके समपक्ष, ये सारी चीज़ें हैं वो हम कभी पढ़ेंगे, उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसीलिए होता क्या है कि जो ज़रूरत हो हमें वो बताना है। तो इसने कहा क्या? इसका ये मानना था कि जो मनुष्य समाज था ना वो शुरू में या आरंभ में आदिम अवस्था में था। समय के साथ साथ उसमें चेंजेस आए, फिर उसमें दास प्रथा आई, फिर उसमें सामंती व्यवस्था आई, और सामंती व्यवस्था टूटने के बाद अब ये पूंजीवाद की व्यवस्था आई, और इस पूंजीवादी व्यवस्था ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट किया। या आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की व्यवस्था ने पूंजीपति वर्ग को उभारा, जिसने उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार कर लिया और मजदूरों का शोषण करता रहा। लेकिन ये व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था में मजदूर इनका विरोध कर सकते हैं। अच्छी का मतलब ये मत समझना कि वो कह रहा था ये बहुत अच्छी है। अच्छी का मतलब इस सेंस में समझो कि इस व्यवस्था को क्रांति के माध्यम से उखाड़ कर फेंका जा सकता है। उखाड़ कर फेंका इसलिए जा सकता है क्योंकि वो क्रांति करने वाला एक मजबूत वर्ग मौजूद है, उसमें एक चेतना है अपने अधिकारों को जानने की और उनके डिमांड्स को फुलफिल कराने की। क्लियर? तो इस चीज़ को मार्क्स ये कहता है और यही स्टेटमेंट ये कह रहा है। क्लियर? आपको ऐसे इसे एक्सप्लेन कर देना है, बाकी इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। और जब आप ये एक्सप्लेन कर देंगे कि किस प्रकार ये कह रहा था कि जो समाज का जो संबंध है वो कैसे आदिम समाज और दास युग के बाद सामंती व्यवस्था और फिर उसके बाद किस तरीके से पूंजीपति युग को वर्ग संघर्ष के रूप में चैलेंज किया जा सकता है, आपने ये बता दिया। फिर आप बताओगे कि हालांकि इसकी अपनी एक सीमा थी। इसने ये तो कहा कि हम एक राज्यविहीन समाज का निर्माण करेंगे, लेकिन उस राज्यविहीन समाज के विकल्प के रूप में, अर्थात राज्यविहीन समाज अगर हम नहीं भी करेंगे तो उसके अलावा तो एक कोई व्यवस्था चाहिए ना जो उस समाज को चला सके जिसमें सभी इक्वल हों, क्योंकि बिना एक व्यवस्था के समाज चल ही नहीं सकता। कोई तो एक चाहिए ना व्यवस्था, लेकिन उस व्यवस्था का अभाव होता है, उस व्यवस्था को बताता ही नहीं। साथ ही आप देखोगे कि इसने जब उस समय विचार दिए थे तो उस समय राज्यों का स्वरूप अलग था। आज राष्ट्र राज्यों का निर्माण हो चुका है, और आज आप भारत जैसे लोक कल्याणकारी राज्य में देखिए कि क्या आज
राज्य शोषण करता है? तो नहीं, आज राज्य तो कल्याणकारी कार्यों को प्रमोट करता है, कई सारी स्कीम्स के माध्यम से लोगों को जागरूक करता है, लोगों को इकोनॉमी की मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न करता है। ये बात अलग है, कम करता है, लेकिन कोशिश तो करता है ना लाने की, जबकि उस समय ऐसा तो था नहीं। तो मार्क्स के हिसाब से तो सोचो तो राष्ट्रों का निर्माण ही नहीं होना चाहिए, यानी कि भारत जैसे राष्ट्र का निर्माण होना ही नहीं चाहिए, तो मार्क्स ये अप्रासंगिक हो जाएगा। फिर आप देखिए कि स्वयं लेनिन जो मार्क्स को इतना ज़्यादा मानता था, मार्क्स के विचार को ही पलट दिया। क्यों? क्योंकि लेनिन ये मानता था कि मार्क्स ने केवल साम्यवाद के प्रमोशन के लिए केवल कृषकों को नहीं माना, केवल मध्य वर्ग को नहीं माना, उसने केवल और केवल मजदूरों की बात की, अर्थात उसने बाकी सबके प्रति उपेक्षा बरती। जबकि समाज के रोल में तो इन सबका योगदान है, कृषकों का भी योगदान है, मध्य वर्ग का भी योगदान है, अन्य लोगों का भी योगदान है। तो ये केवल कहना कि केवल मजदूर वर्ग ही सब कुछ कर सकते हैं, ये एक अतिशयोक्ति थी। क्लियर? तो ये सारे फीचर आप बताओगे। और फिर आप देखते हो कि लेनिन खुद नई जब इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आता है तो उसमें क्या करता है, उसमें वो कहता है कि सर्वहारा वर्ग अभी इतना मजबूत नहीं है जो क्रांति कर सके। वो कहता है कि समाज के कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ही साम्यवाद या समाजवाद को प्रमोट कर सकते हैं, और इसके लिए हमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ेगा, अर्थात हमें मार्क्स के उस विचार से थोड़ा हटना पड़ेगा। और हटने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने समाजवाद को छोड़ दिया, हमने विकल्प के तौर पर नहीं उसे अपनाया, हमने अस्थायी तौर पर अपनाया है, और अस्थायी तौर पर अपनाना असफलता नहीं है। इसीलिए वो कहता है ना कि 2 कदम आगे बढ़ने के बाद अगर 1 कदम पीछे खींच लो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए। क्लियर? तो वही सारी चीज़ें आप बता दोगे और बता दोगे कि वास्तव में मार्क्स का ये मानना था, निष्कर्षता कहा जा सकता, क्योंकि इसमें आलोचना तो है नहीं, तो आप बता सकते हो निष्कर्षता कहा जा सकता है कि मार्क्स के अंतर्गत केवल पूंजीपति वर्ग को या समाज में असमानता को केवल मजदूर और पूंजीपति के संघर्ष के माध्यम से ही दूर किया जा सकता था। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगी। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा, इसके कई सारे पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे। बाकी डिटेल में हम कभी इंडिपेंडेंट रूप से जब हिस्ट्री ऑप्शन शुरू करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। क्लियर? क्योंकि मार्क्स अपने आप में 1 से 1.5 आवर का टॉपिक ही है, तो उसमें हम अलग अलग उसकी वैज्ञानिक समाजवाद, उसका सरप्लस का क्या सिद्धांत था, उसका वर्ग संघर्ष की क्या आइडियोलॉजी थी, कैसे वो रॉबर्ट ओवेन या इन जितने भी ब्लांक थे प्रीवियस जो समाजवादी हिस्टोरियन थे उनको यूटोपियन क्यों कहा और उनसे क्या डिफरेंस था, तो वो वहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।